Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are doing well in your studies as well. तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रिवीजन सेशन भी कर लिया है, साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर भी पूरा कंप्लीट कर दिया है। लेकिन एक चीज़ रह जाती है जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रंट एंड फ्लो का एक्सरसाइज का रिविजन। तो एक्सरसाइज का रिवीजन आज हम इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी इन द वीडियो टिल द एंड ऑफ इट। तो आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है और उसके बाद इसको लाइक सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस रोज़ लाते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें आपकी सारी एनसीईआरटी की जो भी एक्सरसाइज हैं क्लियर होने वाली हैं इन जस्ट वन शॉर्ट वीडियो। सो वॉच इट टिल द एंड। तो सबसे पहले जाते हैं इसके लास्ट में, जो कि है आपका कीवर्ड्स। सो लेट्स गो एंड सी द कीवर्ड्स। तो यहाँ पे आ गए हैं मेरे पास बहुत सारे कीवर्ड्स। तो यहाँ पे सबसे पहला कीवर्ड जो आप सभी लोग देख पा रहे हैं वो है एल्गे। तो डियर स्टूडेंट, एल्गे जब मैंने आपको पढ़ाया था, एल्गे होता क्या है? एल्गे होता है डियर स्टूडेंट डाइवर्स ग्रुप ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। दे डू नॉट हैव ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स। एग्जाम्पल सीवीड्स। सबसे पहले एल्गे में इतना सब लोग क्लियर कर लो कि ये जो एल्गे होते हैं ये सबसे पहले तो होता है डाइवर्स ग्रुप। और वो भी किसका? ये होता है डाइवर्स ग्रुप आपका एक्वेटिक एनिमल्स का। एक्वेटिक मतलब जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। इनके पास इनके ट्रू रूट और स्टेम्स नहीं होते हैं। इनके पास इनके खुद के ट्रू रूट्स और स्टेम्स नहीं होते हैं। इनका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो वो है सीवीड्स। मैं लास्ट में आपको अच्छी तरह सारे कीवर्ड्स रिवाइज करूँगी, डोंट वरी डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले एल्गे का क्या बना? एल्गे आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ एक्वेटिक एनिमल। डाइवर्स यानी कि अनेक टाइप के ग्रुप होते हैं। कौन से? एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि आपके पानी में रहने वाले जीव। तो algae are the diverse group of aquatic animals. They do not have true root stems and leaves. Example seaweed. Seaweed आपका एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एल्गे होता है, ठीक है। सीवीड या वीड, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, सीवीड मैंने यहाँ लिख दिया है स्क्रीन में। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो है कीवर्ड देखो, जो कि है एंटीबायोटिक्स। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एंटीबायोटिक्स डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे दीज आर द मेडिसिन। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाई थी मैंने आपको बताया था कि एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन होती है जो आपका जो बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह होती है उसको बिल्कुल रोक देती है या उसे मार ही देती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? द मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसी दवाइयाँ जो मारती हैं या रोक देती हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। ग्रोथ यानी कि वो कितना बढ़ते ही जा रहे हैं हमारे शरीर में रह रहकर, वो ग्रोथ को वो रोक देती हैं। तो एंटीबायोटिक्स की अगर आप प्रॉपरली एकदम अच्छी तरह डेफिनेशन बनाएं, और सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट आप सब लोग कॉपी लेकर बैठें, क्योंकि अगर आपने कीवर्ड्स नोट नहीं करें तो फटाफट नोट कर लो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ फटाफट। द मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ऐसी मेडिसिन जो मार देती है या रोक देती है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। द मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट हमारा एंटीबॉडीज। तो जो जो टॉपिक्स आपके कवर होते जाएंगे मैं उनको टिक मारती हूँ, ठीक है। तो एंटीबॉडीज भी हो गया। आई एम चूजिंग द डिफरेंट कलर सो दैट द नाइस इफेक्ट्स विल कम। ओके, आई एम चूजिंग रेड। ओके, रेड आई एम चूजिंग, या। तो अभी मैं पहले इनको डिलीट करती हूँ। हमने एल्गे कर दिया, एंटीबायोटिक्स कर दिया, अब हम करेंगे एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ की बात करें तो चैप्टर पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि कभी कभी क्या होता है, हमने एंटीबायोटिक्स ली हैं और मैं वैक्सीन्स ली हैं। तो क्या होता है, वैक्सीन उस दवाई में जब वो फिर से आई इन्वेडर, यानी कि जब वही बीमारी आपकी फिर से अंदर आई शरीर के, तो आपकी एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती है आपकी बॉडी, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका एंट्री वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो उसी समय मर जाता है, उसी समय उससे लड़ाई होने लग जाती है और कहीं ना कहीं वो नहीं बच पाता है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? तो एंटीबॉडीज़ में हम लोग कहेंगे दीज आर द प्रोटेक्टिव सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। ये क्या है? ये एक तरह से प्रोटेक्टिव सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के द्वारा
प्रोड्यूस किए जाते हैं किसके लिए, ताकि वो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है उसकी एंट्री को वहीं पे ख़त्म कर दें। तो आपका यहाँ प्रॉपर आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा दीज आर द प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें इस इन रिस्पॉन्स टू मैंने शब्द इसलिए डाला है ताकि अगर वो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में फिर से आता है उसको या तो पूरा ही मार दो या उसकी एंट्री वहीं पर रोक दो। ठीक है, तो नाउ सी वी हैव डन एंटीबॉडीज ऑल्सो। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट आपका बैक्टीरिया। अक्सर बच्चे बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैक्टीरिया भाई है क्या। अपने मन से आपको एग्जाम में कुछ भी लिख के नहीं आना है, हमेशा ऐसी डेफिनेशन लिखा करो, आपको अपने मन से भी लिखनी है डेफिनेशन, ऐसे लिखा जो जिनका कोई सेंस हो कि भाई हाँ इससे मेरे को स्पष्ट हो रहा है कि भाई बैक्टीरिया यही चीज़ होती है। ठीक है, दीज आर द सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये सबसे सिंपलेस्ट यानी कि सबसे छोटे यूनिसेलुलर मीन्स एक सेल के, जो सिर्फ एक सेल है जिनके पास, और एक सेल के अंदर जस्ट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने अभी आपको सेल स्ट्रक्चर पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म, बाकी बहुत सारी चीज़ें आपके सेल में होती हैं जो कि मतलब उनको रहने लायक बनाती हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर यानी कि सबसे छोटे, यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म जो कि लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। दे आर ऑफ मैनी शेप्स। बैक्टीरिया में क्या होता है ना, वो बहुत सारे शेप्स के होंगे, तभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये बैक्टीरिया है या वायरस है। बैक्टीरिया या आपके जो है स्पेरिकल शेप के होते हैं, स्पाइरल शेप के होते हैं, साथ ही साथ रॉड शेप के होते हैं। तो रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपको अगर देखोगे तो बहुत सारे शेप के होते हैं। तो स्पाइरल शेप के अगर मैं बताऊँ तो ऐसे ऐसे होते हैं ना, जो मतलब थोड़े ऐसे 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 ऐसे। और रॉड शेप्ड तो आप जैसे मैंने ये बनाया ना, इसको थोड़ा रॉडिंग शेप बना देती हूँ मैं। उसके बाद फिर अगर मैं आपको बताऊँ ना और भी वायरस के टाइप्स, तो वो देखो, एक तो आपका होता है स्पेरिकल शेप, स्पाइरल शेप मैंने आपको बताया, रॉड शेप भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, स्पेरिकल शेप जो होता है डिस्टेंस लगभग स्पाइरल का जैसे ही होता है, ऐसे ऐसे होता है, देखो ऐसे ऐसा स्पाइरल होता है, स्पाइरल वाले बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, और ये होता है आपका स्पेरिकल वाला, हाँ सॉरी ये है स्पेरिकल। ठीक है, और ये है रॉड शेप। तो यहाँ पे आपके बैक्टीरिया की जो क्लासिफिकेशन होती है वो भी कहीं ना कहीं हो जाती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनाएंगे, दे आर सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑलमोस्ट फाउंड एवरीवेयर, दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच स्पेरिकल, स्पाइरल, रॉड शेप्ड एक्सेट्रा। ठीक है, क्योंकि कोकस वगैरह भी होते हैं ना, लैक्टोबैसिलस वगैरह, तो ये सब भी जो है बैक्टीरिया ही होते हैं, इसलिए मैंने एक्सेट्रा डाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा बैक्टीरिया है वो भी हो गया है। अब हम पढ़ते हैं आगे जो कि है कैरियर में। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती है जो हम लोग को डायरेक्ट नहीं आती है, लेकिन कोई चीज़ उसको लाती है। कोई कैरियर होता है जो उस डिजीज़ को अपने साथ लाता है, और जब वो हमें कुछ करता है तब हमारे अंदर वो डिजीज़ आ जाती है ना। ऐसे तो आती नहीं। अब जैसे आपने देखा होगा ना, किसी को फ्लू हो रहा है तो भाई उसने हमारे साथ हैंड शेक करा, उसने अपना गंदा वायरस वाला हैंड हमारे ऊपर लगाया, उसने हमारे ऊपर छींका, जिसकी वजह से हमारे ऊपर वायरस आया है ना। तो वही एक चीज़ है डिस्टेंट कैरियर, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैरियर क्या होता है, सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल ट्रांसमिट, कोई कोई इंसेक्ट होते हैं, कोई एनिमल्स होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फ्रॉम वन अनदर ऑर्गेनिज्म टू अदर। वन अनदर यानी कि जो क्या करते हैं, सम इंसेक्ट एंड एनिमल ट्रांसमिट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू वन अनदर फ्रॉम वन अनदर ऑर्गेनिज्म। फ्रॉम वन अनदर ऑर्गेनिज्म का मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिससे जो डिजीज़ है खुद, लेकिन उसकी डिजीज़ ली और फिर दूसरे को ट्रांसफ़र किया, तो इसलिए मैंने लिख रखा है फॉर वन अनदर ऑर्गेनिजम्स टू अदर, दे आर कॉल्ड कैरियर्स। इनको हम क्या कहते हैं, कैरियर्स कहते हैं। जैसे अगर मैं मलेरिया का कैरियर बताऊँ ना, मलेरिया पैरासाइट जो होता है, जो प्लाज्मोडियम से होता है, तो उसका कैरियर होता है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। भाई फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के बाद मॉस्किटो मलेरिया नहीं है, वो प्लाज्मोडियम नहीं है, लेकिन जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है वो जब पड़ा रहता है तो उसको, जब वो उसमें बैठता है, जो आपका फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, जब वो उसमें बैठती है तो उसके पाँव में कुछ ऐसा होता है ना, बिल्कुल ऐसे पाँव होते हैं इनके कि चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से जब ये हमारे वहाँ खून सोखते हैं ना, तो उस समय जो है मलेरिया वायरस हमारे अंदर चले जाता है।
तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स ट्रांसमिट disease causing microorganisms from another organisms to other. उसके बाद आप लिखोगे these are carriers, these are called carriers. एग्जाम्पल होगा फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ मलेरिया पैरासाइट. ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा. तो हमारा जो ये है कैरियर, ये भी डन हो गया. अब यहाँ पे आते हैं हमारे नेक्स्ट कीवर्ड में, जो कि कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल शब्द का अर्थ क्या होता है, मतलब एक दूसरे से जब आप बातचीत करते हैं हम कहते हैं कम्युनिकेशन, और जब आपकी बातचीत किसी दूसरे को सुनाई देती है कम्युनिकेशन कहते हैं, है ना. कम्युनिकेबल यानी कि आपकी डिजीज कहीं और चले गई. आप कहेंगे द डिजीज that can be spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact. ऐसे डिजीजेस जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकती हैं, किसके थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, हैंडशेक वगैरह जो भी आप करते हैं, इनसे वो जा सकती है. तो अगर मैं बेसिकली करूँ रिवाइज, तो वी विल से दैट द डिजीजेस विच कैन स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट. ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेबल डिजीज भी हो गया डन. पहले शब्दों को तोड़ो, फिर देखो कि भाई उस शब्द की मीनिंग क्या है. कम्युनिकेबल की मीनिंग जैसे मैंने आपको बताया ना, बातचीत करते हैं, हमें सुनाई देता है, मतलब वो डिजीज़ ना हम पे फैल ली है. तो इसका मतलब कम्युनिकेबल, जैसे कोविड-19 था, कोरोना वायरस था अभी, तो कोरोना वायरस भी फैलता ही तो था, है ना. तो यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज़ का भी मैंने आपको अर्थ बता दिया कि भाई डिजीज़ जो कि स्प्रेड करती है इन्फेक्टेड पर्सन से, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन मीन्स ऐसा पर्सन जो कि बहुत इन्फेक्टेड है, जिसमें डिजीज़ ऑलरेडी है. डिजीज़ कॉजिंग जो उसके पास कोई भी है, प्रोटोजोआ है या कुछ और है, बैक्टीरिया है या वायरस है, वो इन्फेक्टेड पर्सन में, हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो रहा है. किसके थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू. तो कम्युनिकेबल डिजीज़ का हमारा आंसर क्या होगा, the disease which can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और through the physical contact. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ भी हो गया. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कीवर्ड में, जो कि है फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन, तो आपको पता होगा कि फर्मेंटेशन किसने इन्वेंट किया है. ठीक है, वो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको पता है तो, क्योंकि बीच बीच में हम ऐसे क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना. ठीक है, अब देखो फर्मेंटेशन है क्या. फर्मेंटेशन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल. एक ऐसी प्रोसेस, फर्मेंटेशन दो प्रोसेस होती है डिस्टर, अगर मैं आपको बताऊं. एक प्रोसेस ये भी होती है जब आपका मिल्क जो होता है कर्ड में सेट हो जाता है ना, उसको भी हम फर्मेंटेशन नहीं बोलते हैं. लेकिन यहाँ पे अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेसिफिकली, तो आप फर्मेंटेशन की मीनिंग लिखेंगे अल्कोहल का ट्रांसमिशन. ये कर्ड का उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन शुगर से अल्कोहल का ट्रांसमिशन है, वो आपको अपने एग्जाम में लिखना है. ठीक है, so what you are going to write, you are going to write the process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. ऐसी प्रोसेस जिसमें शुगर का अल्कोहल में कन्वर्जन हो जाता है. अल्कोहल को हम केमिकल में कहते हैं इथेनॉल. इथेनॉल में कन्वर्जन हो जाता है तो हम उसको कहते हैं फर्मेंटेशन. बस इतना सा आपको लिख के आना है. बच्चे क्या होते हैं ना, दे कंफ्यूज दैट अरे मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी तो फर्मेंटेशन ही है, इसका भी हो रहा है लेकिन ये भी तो फर्मेंटेशन है. तो हम लिखें क्या, प्रायोरिटी जो आप किसी को दोगे वो है शुगर से अल्कोहल की. ये बेटा मिल्क से जो कर्ड की फॉर्मेशन होती है ना, वो तो आपको डेली लाइफ में मिल जाती है ना. आप देखते रहते हो, आपको पता है कि वो तो भाई यूजुअल है, हम लोग अपना बैक्टीरिया को डालेंगे, वो स्प्रेड करेगा उसमें और हमें प्रोसेस मिलेगी फर्मेंटेशन. लेकिन कोई के बच्चे उसको लिख आते हैं लेकिन उनको आधा ही मार्क्स मिलता है, बिकॉज टीचर क्या पूछता है, टीचर मेन कॉन्सेप्ट जानना चाहता है कि भाई शुगर से अल्कोहल का ट्रांसमिशन. तो या तो आप दोनों लिख के आओ या आप एक ही लिख के आओ, जो कि है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट वन विच इज फंगाई. तो अब हम फंगाई के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है डियर स्टूडेंट, तो फंगाई क्या होता है. यस, तो फंगाई देखो, फंगाई आर ग्रुप ऑफ हेट्राट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. हेट्राट्रॉफिक की बात कर रही हूँ मैं, हेट्राट्रॉफिक. हेट्राट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंडेंट होते हैं. जब आपने क्लास 7 में न्यूट्रिशन इन प्लांट वाला चैप्टर अगर ढंग से पढ़ा है सो इट्स वेरी गुड, क्योंकि आगे के जो 8th में चैप्टर्स हैं
वो सब इसी से रिलेटेड है। ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उससे रिलेटेड है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई क्या काश हमने न्यूट्रिशन या एनिमल ध्यान से पढ़ लिया होता, तो अगर हमने ध्यान से पढ़ा इट्स वेरी गुड। तो हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन हेट्राट्रॉपिक की अगर मैं बात करती हूँ, ऐसे एनिमल्स या ऐसे प्लांट जो दूसरों में डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे जो फंगाई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हेट्राट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंडेंट है। फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट, दे कैन बी सिंगल सेल कॉल यीस्ट। यीस्ट भी आपका एक तरह का फंगाई होता है जो कि सिंगल सेल होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड्स आपने देखे होंगे, मोल्ड्स वो। तो हम लोग अगर फंगाई बताऊँ तो फंगाई आर द ग्रुप ऑफ heterotrophic organism found almost every habitat. They can be single celled like yeast and multicellular like mold. तो मोल्ड दिए स्टूडेंट, तो अगर मैं पूरा रिवाइज कराऊँ तो बेसिकली जो फंगाई होते हैं वो आपके हेट्राट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म यानी कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंडेंट हो। जैसे अगर आपका फंगाई ब्रेड में उगता है मोल्ड्स की तरह, तो वो क्या कर रहा है, ब्रेड में अपना रहने का जगह ही तो बना रहा है, उसके बाद सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेगा उससे। फंगाई ऐसी चीज़ होती है जो आपको कहीं भी उगने को दिख जाती है, जैसे फंगस उग गया हम लोग कहते हैं ना, तो बिकॉज क्योंकि फंगस हमें ज़्यादातर हर हैबिटेट में मिलते रहते हैं, और वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं यीस्ट की तरह, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं मोल्ड्स की तरह। तो मेरी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, फंगाई आर द ग्रुप ऑफ हेट्राट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट, दे कैन बी सिंगल सेल लाइक यीस्ट और मल्टी सेलुलर लाइक मोल्ड्स। ठीक है। अगर अब मैं बात करूँ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, अभी तक हम बात करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस की, जो कि एक तो शुगर से कन्वर्जन वाली और एक है मिल्क से कर्ड की। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, लैक्टोबैसिलस आपका एक बैक्टीरिया होता है जो कि वहाँ पर रिप्रोड्यूस करता है, स्प्रेड होता रहता है, जिसकी वजह से आपका कर्ड की फॉर्मेशन हो जाती है ना। तो आपने ज़्यादा तक देखा होगा अपनी मम्मी लोगों को कि वो क्या करते हैं, वो एक मिल्क लेते हैं, मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डालते हैं, उसको सेट होने के लिए रख देते हैं, अगली मॉर्निंग वो देखते हैं कि मिल्क भाई कर्ड में सेट हो गया। ऐसा कैसे होता है, अभी हम पढ़ने वाले हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का। बैसिलस जो है ना, यही टाइप में आपको बता रही थी, एक और होता है बैक्टीरिया का टाइप। ठीक है। हम यहाँ पे देखो, अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, ऐसा बैक्टीरिया जो कि लैक्टिक एसिड देता है, विच प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम विच फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किसकी फर्मेंटेशन, कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन से। टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इट ऑल्सो हेल्प इन सेटिंग ऑफ कर्ड, वो सेटिंग ऑफ कर्ड में हेल्प करता है, इसलिए हम उसे जानते हैं आज। सेटिंग ऑफ कर्ड्स के नाम से ही आज हम लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया को जानते हैं, राइट। अगर आपने 7th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें हमने पढ़ा था एक चीज़ कि जो आपका कर्ड होता है उसमें होती है लैक्टिक एसिड, है ना। आज अब वो बैक्टीरिया का नाम पढ़ो जो कि है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस है क्या, लैक्टोबैसिलस एक ऐसा टाइप का बैक्टीरिया है जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। किसकी फर्मेंटेशन से, कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन से, और वो सेटिंग ऑफ कर्ड में भी हेल्प करता है, और सेटिंग ऑफ कर्ड की वजह से ही आज हम उसको इतनी डिटेल में जान पा रहे हैं, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लेंगे इट इज़ अ टाइप ऑफ अ बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट ऑल्सो हेल्प इन सेटिंग ऑफ कर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये भी हो गया। एक मिनट डियर स्टूडेंट, हाँ ये देखो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये भी आज हमारा हो गया। ठीक है। अब बढ़ते हैं नीचे हम आते हैं यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तक हम इतना पढ़ रहे थे भाई इन्हीं के बारे में, बैक्टीरिया, एल्गाई हमने सब पढ़ डाले, लेकिन अभी तक अगर बच्चों को इसी में डाउट रहेगा कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ है, तो कहाँ से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, माइन्यूट। अगर मैं माइन्यूट शब्द का इस्तेमाल करूँ, इट मीन्स वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि हम अपनी, अगर आपने आंखों में कुछ नहीं पहना है, आप अपनी ऐसी आंखों से नहीं देख सकते उनको। ठीक है। तो अब माइन्यूट मीन्स वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। नेकेड का मतलब यही होता है कि जो आपकी नंगी आंखें होती है ना, बिल्कुल कुछ नहीं पहना है आपने,
तो आपका जो आँखें हैं जिसमें आपने कुछ नहीं पहनी, सन ग्लासेस वगैरह कुछ नहीं पहना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कह रहे, तो आपको दिखेगी नहीं, दिखेंगे नहीं वो आपको, अगर आपने कुछ नहीं पहना है, आप खाली अपनी ऐसी सिंपल आंखों से देख रहे हो, ठीक है। सो योर मीनिंग विल बी माइन्यूट वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। तो यहाँ पे हमारा क्या डन हुआ, यहाँ पे आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डन हो गया है ना। तो अब हम पढ़ लेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप सभी को क्लियर होना चाहिए इन द स्टेज ऑफ क्लास 7-8 से ही, क्योंकि क्लास 7-8 में भी, 8th में तो ये कॉन्सेप्ट है ही, 9th 10th में भी ये कॉन्सेप्ट चलता रहता है। सो दिस इज़ टू बी क्लियर, ओके। तो नाइट्रोजन साइकिल में अभी आपको पूरी अच्छी तरह डेफिनेशन में तो समझाऊंगी, लेकिन पहले चलते हैं ऊपर और यहाँ से समझते हैं नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। क्या होता है ना डियर, सबसे पहले आपके पास होती है ऊपर नाइट्रोजन, ठीक है, ये है आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब दो तरीके से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, एक तो है लाइटिंग के थ्रू। लाइटिंग जब होती है डियर स्टूडेंट, तो जो आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स जैसी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जो आपके प्लांट होते हैं वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट एरो बन रहा है, ठीक है। अब आती है एक दूसरी प्रोसेस जिसमें आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को टर्न करते हैं नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स में, जो कि नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स होते हैं। उसके बाद इसको प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। फिर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स ने ले लिया तो क्या होता है, आपके एनिमल्स फिर से ईट करते हैं, ठीक है। प्लांट्स ने ले लिया नाइट्रोजन, उसके बाद प्लांट्स को एनिमल खाते हैं। उसके बाद नाइट्रोजेनियस वेस्ट वो अपनी एक्सक्रीशन या उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके अंदर भी नाइट्रोजन है, तो फिर से कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन टर्न होगा, फिर से प्लांट्स लेंगे। फिर क्या होता है डियर स्टूडेंट, फिर जो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, फिर क्या हो, जो बच गए उनको बैक्टीरिया होते हैं एक टाइप के, जो उनको फिर से गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो ऐसे करके जो है आपकी नाइट्रोजन साइकिल जो है चलती है, जिसमें आपका मतलब जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो आपकी जो है वैसी ही रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन साइकिल की मैं प्रॉपर डेफिनेशन बताती हूँ। क्या होगी, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व साइक्लिक मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन, ऐसी प्रोसेस जिसमें साइक्लिक मूवमेंट है नाइट्रोजन। साइक्लिक मीन्स जैसे पहले लाइटनिंग से हुआ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, बैक्टीरिया ने कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन बनाया, प्लांट्स ने लिया, प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया, एनिमल्स ने एक्सक्रीट किया या डेथ हुई होंगी, तो डेथ वाले में से भी नाइट्रोजन मिला, वो भी कंपाउंड में टर्न हुआ, वो भी प्लांट्स ने लिया, प्लांट्स ने ले लिया। फिर कभी कभी क्या होता है, कंपाउंड नाइट्रोजन थोड़ी बढ़ जाती है, नाइट्रेट्स थोड़े बढ़ जाते हैं, तो एक बैक्टीरिया उनको फिर से गैसियस नाइट्रोजन में फिक्स करते हैं और फिर वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है ना। तो ये जो साइक्लिक मूवमेंट होता है ना नाइट्रोजन का, द प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व साइक्लिक मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच एटमॉस्फेयर इन्वॉल्विंग प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन इसलिए बताई क्योंकि आप एक ही डेफिनेशन में तो थर्ड चीज़ घुसाओगे नहीं, लाइटनिंग हुई, वो हुआ, उसके बाद नाइट्रोजन वापस आ गई, ये हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं बता सकते कीवर्ड में, है ना। नॉर्मल सा आपको सेंटेंस चाहिए कीवर्ड में, है ना। तो आप सेंटेंस क्या रखोगे दैट the process which involves cyclic movement of nitrogen, the process which involves cyclic movement of nitrogen in the atmosphere involving plants, animal and microorganisms। अब यहाँ पे नेक्स्ट शब्द देखो जो कि है, यहाँ पे आता है आपका नाइट्रोजन फिक्साइजेशन। नाइट्रोजन फिक्साइजेशन कैसे होता है, यानी कि कैसे आपका नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है। The process by which atmospheric nitrogen get convert into the usable form of nitrogen, ऐसी प्रोसेस जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट हो जाती है, यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में, जो कि होता है नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है नाइट्रोजन फिक्साइजेशन, ये जो बैक्टीरिया इनको कन्वर्ट करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, आपको पता होगा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। और साथ ही साथ आपको मेरे को कमेंट में दो ऑर्गेनिजम्स के नाम बताएं जिनको आपको इस बुक में भी दिया है, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। चलो मैं हिंट दे देती हूँ, एक तो है एल्गे और एक है बैक्टीरिया। अब मेरे को फटाफट कमेंट में बता दो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट आता है पेस्चराइजेशन प्रोसेस के बारे में, जो कि लुईस पेस्चर ने डिस्कवर की थी। तो पेस्चराइजेशन प्रोसेस के बारे में अगर हम पढ़ें तो डिस्टर्ड ये होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको यही जानना होगा कि भाई ये होती क्या है प्रोसेस, है ना। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच मिल्क इज हीटेड
एबव 70 डिग्री फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। इसमें क्या होता है ना, आपका जो मिल्क होता है वो 70 डिग्री से ऊपर हीट करा जाता है। कितने सेकेंड्स की तरह, कितने सेकेंड्स में, 15 to 30 सेकेंड्स, एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, और फिर फटाफट इसको चिल्ड कर दिया जाता है और स्टोर्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? चिल्ड, यानी कि ठंडा कर दिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मौका ही नहीं मिलता उनको उगने का। ये क्या, पहले तो इतना ज़्यादा हॉट हो गया कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हॉट में तो गए नहीं, उसका सडनली इतना ज़्यादा ठंडा कर दिया कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मौका ही नहीं मिला उसके अंदर घुसने का। भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कंफ्यूज हो गई कि भाई यहाँ ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, क्या करें अब, है ना। आई एम जस्ट जोकिंग, ओके। तो यहाँ पे देखो पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, यहाँ देखो पैथोजेंस के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। पेस्चराइजेशन प्रोसेस बस यही थी कि द मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड डाउन एंड स्टोर्ड दिस प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स in plants, animals and humans are called pathogens। ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन में डिजीज पहुंचाते हैं, इनको हम पैथोजेंस कहते हैं। तो योर डेफिनेशन विल बी दैट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो यहाँ पे पैथोजन क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रिजर्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, क्योंकि हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट, है ना, और हम नहीं चाहते कि हमारा फूड स्पॉइल हो जाए, हम चाहते हैं कि वो सेफ रहे, ठीक है। तो इसलिए अब हम पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन के बारे में, ठीक है। मैं आज आपका इतना लॉन्ग वीडियो सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स के लिए क्यों बना रही हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि कीवर्ड चाहे कोई सा भी कीवर्ड हो वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमने रिवीजन कर लिया उसका, कि भाई हमने वन शॉट रिवीजन करा जिसमें हमने अच्छी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर को एकदम फिर से रिवाइज कर लिया। उसके बाद आज मैंने आपका ये वीडियो जो है कीवर्ड से रिलेटेड इसलिए बना रखा है कि बच्चे अक्सर कीवर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्या लिखेंगे, है ना। तो कीवर्ड्स इसलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको कीवर्ड जो है अच्छी तरह लिख कर आ जाए, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी कीवर्ड विद वेरी 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 कॉन्सेंट्रेशन, ओके। तो यहाँ पे देखो प्रिजर्वेशन के मतलब क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग द फूड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम माइक्रोब्स। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हम फूड को ट्रीट करते हैं या उसको हैंडल करते हैं ताकि हम उसे माइक्रोब्स यानी कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उससे बचा सकें। तो योर फुल क्या होगा डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग द फूड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम माइक्रोब्स। ऐसी प्रोसेस जिसमें हम उसको अच्छी तरह हैंडल करते हैं, ट्रीट करते हैं ताकि आप उन्हें माइक्रोब से बचा सको। तो प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग द फूड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम माइक्रोब्स। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट आपका प्रोटोजोआ, जिसके बारे में अभी तक हम पढ़ रहे थे, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, एनाफिलिस मॉस्किटो। आप ये हम जान लेते हैं प्रोटोजोआ होता क्या है। प्रोटोजोआ, तो देखो डियर स्टूडेंट, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैविंग मोर एडवांस सेल स्ट्रक्चर। इनके पास बहुत एडवांस सेल स्ट्रक्चर होता है, हर चीज़ होती है इनके पास। दीज आर यूनिसेलुलर, है तो यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल, लेकिन इनके पास होती सब चीज़ें, हैविंग मोर एडवांस सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्रोटोजोआ की सिंपल सी डेफिनेशन रहेगी, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग एडवांस सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट स्टार्ट है राइजोबियम। हमने पढ़ा था ना कि ऐसे तो बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। एक तो होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, दूसरा होता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गाइड, राइट। तो यहाँ पे जो राइजोबियम होता है वो क्या होता है इसमें? इट इज़ अ बैक्टीरिया विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्साइजेशन। इट लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि भाई लेग्यूमिनस प्लांट नहीं है, लेकिन रटे जाते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पल्सेस होते हैं, जैसे दाल वगैरह जिनमें प्रोटीन्स वगैरह होते हैं ना, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो। जैसे दाल वगैरह पल्सेस होती हैं, पी होती हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। आपने क्रॉप रोटेशन में भी पढ़ा होगा ना, क्रॉप रोटेशन में पहले लेग्यूमिनस प्लांट लगाते हैं ताकि नाइट्रोजन फिक्स हो जाए, और उसके बाद फिर दूसरी क्रॉप लगाते हैं जो नाइट्रोजन अच्छी तरह कैरी नहीं कर पाती, तो उसको भी नाइट्रोजन मिल जाता है ना। तो वही सेम चीज़ है। तो इट इज़ अ बैक्टीरिया विच हेल्प इन द fixation of which help in nitrogen fixation and it lives in the root nodules of the leguminous plant, ठीक है ना। नेक्स्ट इज वैक्सीन। अब वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वैक्सीन क्या होती है?
वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन. वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. जो कि एक्टिव एक्वायर्ड मीन्स एकदम बिल्कुल एक्टिव है और एकदम सही जो है इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड कराती है, जिससे क्या होता है हम लोग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ पाते हैं, राइट. सो वी विल से that vaccine is a biological preparation that provides active acquired immunity to the organisms, to a particular organism, so that he or she can fight with the disease causing microbes. तो सिंपल सी डेफिनेशन रहेगी वैक्सीन में, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं करना है. वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड्स, ऐसी प्रिपरेशन जो कि क्या प्रोवाइड कराती है? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्म. अब आते हैं हम वायरस में. वायरस क्या है? वायरस आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. वायरस क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं दैट रिप्रोड्यूस मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द होस्ट. भाई यही दिक्कत है वायरस की. वायरस क्या होते हैं ना, बहुत चालाक होते हैं. वो क्या करते हैं ना, वो सिर्फ जब होस्ट के अंदर आए, होस्ट और आपको पता होगा वो ऑर्गेनाइज्म जिसके ऊपर कोई ऑर्गेनाइज्म आ जाता है और वहीं अपना डेरा डाल देता है, ठीक है. तो यहाँ पे आपने क्लास 7 में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पढ़ा, प्लांट्स में पढ़ा था, तो वो जाके पढ़ लो अगर नहीं पता ये सब चीज़ें तो फटाफट, ठीक है. तो अब क्या होता है? होस्ट दे कॉज डिजीज़ लाइक कॉमन कोल्ड. तो वो होस्ट के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं, बाहर वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि वो नॉन लिविंग. तो दे कॉज डिजीज़ लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू जो इन्फ्लुएंजा वगैरह होता है वो. अब अपना आप खुद ही दोस्त देख लो, कोरोना कितना ज़्यादा ये फैल गया था. क्यों? क्योंकि बिकॉज वायरस ओनली एक्ट इनसाइड द होस्ट बॉडी. वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोड्यूस करेंगे इनसाइड द होस्ट बॉडी में. बाहर वो एकदम नॉर्मल एक्ट करेंगे, बिल्कुल नॉन लिविंग का जैसा, लेकिन अंदर जब वो आते हैं तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं. इसलिए वायरसेस आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल. दे कॉज डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड. तो यहाँ पे वायरस भी हो गया. अब आते हैं लास्ट में यीस्ट. यीस्ट क्या होता है डियर? यीस्ट आपका एक होता है मल्टी सेलुलर. मैंने अभी आपको बताया ना यूनिसेलुलर. तो यीस्ट आपका यूनिसेलुलर होता है जो कि आपका वाइडली यूज्ड होता है इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो टू प्रिपेयर एल्कोहलिक बेवरेजेस. यीस्ट आपका ऐसा यूनिसेलुलर फंगस होता है जो कि बेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है बहुत ही ज़्यादा, और प्रिपेयर एल्कोहल बीवरेजेस भी वो बनाने में मदद करता है, ठीक है. तो यीस्ट इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाइडली यूज इन द बेकिंग इंडस्ट्री एंड ऑल्सो टू प्रिपेयर एल्कोहलिक बीवरेजेस, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड सारे आपको करा दिए. अब यहाँ पे मेरा क्या है, मैं आपको सारे एक बार रिवाइज करा देती हूँ फिर से, ठीक है. व्हाट आर द एल्गे डियर स्टूडेंट? एल्गे आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स जो जिनके पास क्या होती है, उनकी ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स नहीं होती. एल्गे आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे डू नॉट हैव देयर ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स. एग्जाम्पल सीवीड. एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स आपकी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी हमें बताती हैं कि भाई कोई ग्रोथ या पूरी किल कर देती है ना. मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देन एंटीबॉडीज, दीज आर द प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरिया, these are the simplest microorganisms found almost everywhere. They are of different shapes like spherical, spiral, rod shaped, etc. Carriers, some insects and animals transmit disease causing microorganisms from another organisms to other. They are called carrier. Example, female Anopheles mosquito is the carrier of malaria parasite. Then we have communicable diseases. The disease can be spread from infected person to a healthy person through air, water, food, or through physical contact. Then we have fermentation, the process by which sugar is converted into alcohol is called fermentation. आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो डियर स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द यीस्ट एक्शन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. उसके बाद है फंगाई आर द ग्रुप ऑफ heterotrophic organism. They are found almost every habitat. They can be single cell like yeast or multicellular like molds. Then we have lactobacillus, the type of bacteria which produce lactic acid from fermentation of carbohydrate. It is also used in the setting of curd. Then we have microorganisms, so minute, very small
a living organism which cannot be seen through naked eyes. Then we have nitrogen cycle, the process which involves cycling movement of nitrogen in atmosphere involving plants, animals and microorganisms. Nitrogen fixation, the process by which atmospheric nitrogen gets converted into usable form of nitrogen. Then pasteurization, the process by which milk is heated above 70 degree for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. This prevents growth of microbes. Then pathogens, disease causing microorganisms in plant and animals and humans is called pathogens. Then preservation, the process of treating and handling the food to protect them from microbes. Then we have protozoa. These are the unicellular organism having more advanced cell structures. Then we have rhizobium, which is a bacteria which help in the nitrogen fixation. It lives in the root nodules of leguminous plant. Then we have vaccine. Vaccine is a biological preparation that provides active acquired immunity to the particular organism. Then virus are the microscopic organism that produce only inside the host cell. They cause disease like common cold. Okay, so now see yeast. Yeast is a multicellular fungus widely used in the making industries and also to prepare alcoholic beverages. Okay, so here we have done all the keywords. तो डियर स्टूडेंट, आपको ये सारे कीवर्ड्स अगर समझ में आए तो आप सबको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है, जिससे कि क्या हो कि हम और भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस आते रहे, हमें और मोटिवेशन मिलते रहे, जिससे क्या हो हम और भी अच्छी टीचिंग आपको करा सकें, जो कि आप में से इंडिया में बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। और हमारे चैनल के जरिए अगर ऐसा होता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, आपको हमें कैसे सपोर्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है, जो कि बिल्कुल फ्री है, और उसके साथ आपको हमें लाइक और शेयर, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं बिटवीन द वीडियो, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करना है, जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप दैट यू लाइक इट एंड यू विल डेफिनेटली subscribe us. Thank you so much for watching. Thank you so much.